आज की कहानी बड़े घर की बेटी सीमा। मास्टर दीनदयाल जी के एक ही लड़का था। बाकी चार लड़कियां थी जिनका ब्याह कराने में मास्टर साहब की कमर झुक गई थी, एड़ियां घिस गई थी। बेटा सभी बेटियों के बाद ही पैदा हुआ था। दरअसल मास्टर दीनदयाल जी ने बेटा पाने की लालसा में ही चार चार बेटियों को जन्म दे दिया था। जैसी घर की माली हालत थी, उस हिसाब से काफी लाड प्यार से पला था उनका बेटा। बीएससी करने के बाद वो पीएमटी की कोचिंग ज्वाइन करने इलाहाबाद चला गया था। मास्टर साहब जितने घंटे स्कूल में पढ़ाते थे, उससे भी ज्यादा समय वे ट्यूशन्स पढ़ाने में लगाते थे। बच्चों को पढ़ाने का उन्हें बहुत ही शौक था। वे चाहते थे कि उनके भी सभी बच्चे कम से कम ग्रेजुएट तो हो ही जाएं, और मास्टर साहब की ये मुराद भी पूरी हो गई थी। बेटे को छोड़कर उनकी सभी बेटियां पोस्ट ग्रेजुएट हो गई। वे चाहते थे कि उनका बेटा एमएससी करके पीएचडी करे और किसी कॉलेज में अध्यापक की कुर्सी संभाले। लेकिन लड़के ने एमएससी करने से साफ इनकार कर दिया। लाड़ प्यार में पले लड़के ने साफ कह दिया था, बाबूजी, मैं 2-2 घंटे लैब में नहीं खड़ा रह सकता। इलाहाबाद में कोचिंग करते रहते हुए लड़का एक सरल लड़की के प्रेम में फंस गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में खा ली। शादी करेंगे तो एक दूसरे के साथ ही करेंगे, नहीं तो सारी उम्र कुंवारे ही रह जाएंगे। सीपीएमटी में दोनों ही साथ साथ बैठे, पर मास्टर साहब का इकलौता बेटा, आंखों का तारा, 3-3 कोशिशों के बाद भी उसमें सफल नहीं हो सका, जबकि उसकी प्रेमिका पहली ही बार उसमें सफल हो गई थी। उसने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मास्टर साहब का बेटा सड़क छाप मजनुओं की तरह आवारागर्दी करने लगा था। मास्टर साहब उसके पीछे हमेशा पड़े रहते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये कंपटीशन की तैयारी करने लगा और बैंक में नौकरी पा गया। नौकरी करते उसे अभी 6 महीने ही बीते थे कि लड़कियों के पिता मास्टर साहब के खपरेल के मकान में लंबी लाइन लगाने लगे उनके बेटे से रिश्ता कराने की आस में। मास्टर साहब ने लड़की के पिता होने की पीड़ा बहुत ही भोगी थी। उस समय न जाने कितनी बार उन्होंने अपमान का कड़वा घूंट पिया था, जब वे अपनी बेटियों के लिए सुयोग्य वर की तलाश में कर रहे थे। इसलिए मास्टर साहब विवाह के हर प्रस्ताव पर बड़ी ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करते थे। समय के अनुसार लड़के की राय जानना भी वे जरूरी समझते थे। लड़का हर प्रस्ताव पर नाक भौं सिकोड़ता। मास्टर साहब समझ नहीं पाते थे कि आखिर बेटा उनका चाहता क्या है। कभी कभी उन्हें भीतर ही भीतर बहुत गुस्सा आता था। लड़का कितना हृदयहीन है, पिता की भी इज्जत करना भूल गया है। पर बेटा करता भी तो क्या, उसके पास तो एक ही दिल था, जिसे वो पहले ही किसी को अर्पित कर चुका था। एक दिन मास्टर साहब ने लड़के को अपनी पुश्तैनी छड़ी में इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। लड़का भीतर ही भीतर डर गया। हालांकि वो 28 साल का हो चुका था, लेकिन जानता था कि बाबूजी का गुस्सा बहुत ही तेज है। जब वे गुस्से में बोलते हैं तो लगता है कि आकाश में बिजली कड़क रही है। वो संभलते हुए उनके पास गया और छठी 7वीं क्लास के बच्चे की तरह उनके सामने बैठ गया। मास्टर साहब ने उसे प्यार से निहारा, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, तन्मय, तू चाहता क्या है बेटा? तेरे मन में कुछ और हो तो बता। तन्मय भीतर ही भीतर चहक उठा, बाबूजी, एक लड़की है। एक लड़की है? दुनिया में तुझे एक ही लड़की नजर आई? बाबूजी, वो लड़की वो है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। किसकी लड़की है? कहाँ रहती है? उसके पिता का नाम सोहम कुमार है। लड़की इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। उसका ये आखिरी साल है। इसी शहर में वो है। अच्छा, किस मोहल्ले में है? कौन से ब्राह्मण है? ब्राह्मण नहीं है बाबूजी, एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तूने हरिजन लड़की को पसंद किया? मेरे कुल खानदान का नाम रोशन करने चला है? तो ठीक है बाबूजी, मैं सारी उम्र ही शादी नहीं करूंगा। लड़की भी नहीं करेगी। यदि जबरन किसी अन्य के साथ उसकी शादी करने की कोशिश भी की गई तो वो आत्महत्या कर लेगी। वो न रही तो मैं भी जीवित रहकर क्या करूंगा? तू मुझे धमकी देना बंद कर। ये ब्राह्मण की संतान मर जाएगा, पर किसी हरिजन की लड़की को अपना बहू कभी नहीं बनाएगा।
बाबूजी, मैंने आपको कई बार जाति पाति के खिलाफ भाषण देते हुए सुना है। मास्टर साहब ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे शोकग्रस्त हो उठे थे। करीब महीने भर से अधिक समय हो गया, लेकिन उस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं हुई थी। तन्मय के विवाह के प्रस्ताव आते ही जा रहे थे। लड़का अभी शादी नहीं करना चाहता, ये कहकर मास्टर जी सभी प्रस्तावों को टालते रहे। एक शाम तन्मय ने आकर उनसे कहा, बाबूजी, सीमा के पापा आए हैं आपसे मिलने। कौन सीमा? वही लड़की जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी। तूने उन्हें बुलाया है? नहीं बाबूजी, हो सकता है सीमा ने भेजा हो। मुझे किसी से नहीं मिलना है, कह दे मैं घर पर नहीं हूँ। बाबूजी, आप तो हमेशा सच बोलने की शिक्षा देते रहे हैं। घर आए व्यक्ति का अपमान तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, भेज दे उन्हें। थोड़ी ही देर में एक सुदर्शन चेहरा आकर मास्टर साहब के सामने खड़ा हो गया। गौरवर्ण, लंबा कद, गोल भरा हुआ चेहरा, करीने से कटे बाल, आंखों पर सुनहरे फ्रेम का कीमती चश्मा, दूधिया रंग की पैंट शर्ट। आगंतुक ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। मास्टर साहब ने उन्हें बैठने का इशारा किया। बैठते ही वो कहने लगे, मुझे सोहम कुमार कहते हैं। मास्टर साहब की आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। वे चुपचाप सोहम कुमार जी को ही निहारते रहे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या उत्तर दें। सोहम कुमार उनका असमंजस भरा चेहरा भली भांति पढ़ चुके थे। ख्वासपुरा में मेरा घर है। मेरी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। दोनों बेटे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। 2 बेटियां मेडिकल कॉलेज में हैं। तीसरी बेटी इंटर में है। बड़ी बेटी का ये आखिरी साल है। मेरी बड़ी बेटी सीमा आपके बेटे तन्मय से शादी करने की हट कर बैठी है। तन्मय उसका सहपाठी रहा है। मैंने उसे बहुत समझाया कि इस देश में जातीयता की जड़ें बहुत ही गहराई तक गई हैं। जातियां कर्म के आधार पर बनी थी, लेकिन धीरे धीरे जन्म को ही जातीयता के आधार मान लिया गया। एक ब्राह्मण हरिजन लड़की को अपनी बहू बनाने का साहस भी कैसे करेगा? लेकिन सीमा की मां ने मुझे समझाया कि एक बार मैं आपसे मिलकर आपकी भी राय जान लूं। हो सकता है कि आप जाति पाति को ना मानते हो, इसलिए आपको कह दिया। मेरी लड़की बड़ी जिद्दी है। मैं जानता हूं कि वो कहीं और कभी शादी नहीं करेगी। मैंने यदि उस पर दबाव डाला तो मैं उसे खो बैठूंगा। आप करते क्या हैं? मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी विभाग में रीडर हूँ। देखिए, आप एक बार मेरी लड़की, मेरी पत्नी और मेरे दूसरे बच्चों से मिल लीजिए। उनसे बातचीत कर ले, हमारा रहन सहन देख ले। किसी प्रकार की औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। शायद आपको मेरा प्रस्ताव पसंद आ जाए। मास्टर साहब अब भी कुछ नहीं बोल सके। उन्हें लगा कि जैसे आगंतुक ने उन्हें सम्मोहित कर डाला हो। अचानक उनके मुख से स्वतः फूट पड़ा, कब आए? अभी चलिए ना, अपनी मिसेस को भी साथ ले ले। मैं आप लोगों को घर छोड़ जाऊंगा। ठीक है। और मास्टर साहब सपत्नी तैयार हो गए। वहां से लौटकर आए तो उनका सम्मोहन और भी गहरा हो गया था। घर के बाहर का लॉन, साज सज्जा, घर के सदस्यों का सुरुचिपूर्ण व्यवहार, रहन सहन का ऊंचा स्तर, बड़ी बेटी सीमा, छोटी निभा, सबसे छोटी आशा, बड़ा बेटा सौरभ, छोटा सुशील, सोहम कुमार जी की पत्नी रुक्मिणी जी, उनका रंग रूप, कद काठी, बातचीत का ढंग, सभी कुछ मास्टर साहब को प्रभावित कर गया था। उनके मुख से स्वतः ही निकल पड़ा, नहीं नहीं, ये हरिजन हो ही नहीं सकते, ना तो जन्म से ना ही कर्म से। मेरे बेटे की पसंद बुरी नहीं है। रात भर वे सोहम कुमार के बारे में ही सोचते रहे। वे सीमा से बहुत ही प्रभावित हो गए थे। वही दशा मास्टर साहब की पत्नी की भी थी। सुबह होते होते उन्हें निर्णय ले लिया था, जिसकी सूचना उन्होंने फोन पर सोहम कुमार जी को दे दी। 2 महीने बीतते बीतते तन्मय और सीमा की शादी हो गई। सीमा का MBBS पूरा हो चुका था। दौड़ धूप करके सीमा की नियुक्ति नजदीक ही एक स्वास्थ्य केंद्र पर करवा दी गई। सीमा ने कुछ ही महीनों में मास्टर साहब के पूरे परिवार को अपनी व्यवहार कुशलता के बल पर अपने वश में कर लिया था। तन्मय राजसी प्रकृति का व्यक्ति था। उसे अपने घर का खान पान अब पसंद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उसका ध्यान चिकन, मीट, बिरयानी, कबाब, कीमा, मछली, ऑमलेट आदि की ओर तेजी से जाने लगा था। मास्टर साहब का खपरेल वाला चिर पुरातन मकान अब तन्मय को अपने स्तर के प्रतिकूल
लगने लगा था। सीमा उसे समझाती, कुछ रुपए इकट्ठे होने दो, फिर जमीन लेकर कहीं ढंग का एक मकान बनवा लेंगे। पर अम्मा बाबूजी तो हमारे साथ रहेंगे ना? क्यों, वे और कहाँ जाएंगे? वे तो हमारे साथ ही रहेंगे, सीमा ने बोला। अब मुझे ये साग पात अच्छा नहीं लगता सीमा, मुझे मांसाहारी भोजन चाहिए। गले के लिए अंग्रेजी शराब और साग की बनी मेरे सामने खड़ी तुम। ये तभी संभव होगा सीमा, जब हम अपना अलग से एक मकान लेकर रहेंगे। ये नहीं हो सकता तन्मय, जब तक अम्मा बाबूजी में है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे अम्मा बाबूजी को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचे। यही मुझे सिखाया गया है। मतलब तुम अम्मा बाबूजी के लिए मेरी भी भावनाओं का खून कर दोगी? तुम इसका जो भी अर्थ लगाओ तन्मय, मेरे लिए अम्मा बाबूजी ही पहले हैं, बाद में तुम। क्या यही तुम्हारा प्रेम है सीमा? तुम प्रेम की गलत परिभाषा दे रहे हो तन्मय। प्रेम संकुचित नहीं होता, सच्चा प्रेम जोड़ता है, तोड़ता नहीं। ये कहकर सीमा रसोई में जाने के लिए अपने कमरे से निकली तो सामने मास्टर साहब को खड़े देखा तो ठिठक गई। मास्टर साहब ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटी, सचमुच तुम बड़े घर की ही बेटी हो। तुम्हारे सामने मेरा ही खून छोटा पड़ गया। हमारा चिर पुरातन बड़े होने का गर्व आज खंड खंड होकर बिखर गया। सुखी रहो बेटी, तन्मय हमेशा तुम्हारे लायक ही बना रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। कहते कहते मास्टर साहब का गला भर गया। उसके बाद और कुछ नहीं कह सके। वे बाहर बैठक में जाने के लिए आगे बढ़े ही थे कि सीमा ने उन्हें रोकते हुए कहा, बाऊजी, आपने मुझे इतना सारा आशीष दे दिया, बदले में मुझे अपनी चरण रस तो लेने दें। मास्टर साहब के बढ़ते कदम रुक से गए। सीमा ने आगे बढ़कर उनकी चरण धूल अपने मस्तक पर लगाई। मास्टर साहब कुछ सोचते हुए अपनी जगह पर खड़े रह गए। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.